नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 5 बजने को हैं और वक्त है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अगले आधे घंटे आप देखेंगे दिन भर की हर बड़ी खबर। बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले बात राम मंदिर निर्माण की, जिसको लेकर अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट की एक अहम बैठक है। शाम 3 बजे से यह मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में राम मंदिर को लेकर अहम फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में भूमि पूजन को लेकर तारीख का ऐलान भी हो सकता है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त की तारीख पर मुहर लग सकती है। और इस मीटिंग में खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री को बुलाने पर भी आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। मोदी के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत और आंदोलन से जुड़े तमाम दूसरे लोगों को भी भूमि पूजन में बुलाया जा सकता है। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, इस पूरी मीटिंग को लेकर के क्या जानकारी? देखिए, अभी जो सर्किट हाउस है अयोध्या का, वहां पर जो राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की बैठक है वो लगातार चल रही है। तमाम सारे जो उसके पदेन सदस्य हैं, जो सदस्य हैं, वो सभी बैठक में मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह है कि 5 अगस्त को भूमि पूजन पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। 2 तारीखें बैठक के दौरान प्रस्तावित की गई हैं, 3 अगस्त और 5 अगस्त। लेकिन 5 अगस्त पर ज्यादा बल दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को ही आने वाले दिनों में भूमि पूजन अयोध्या में किया जा सकता है। दूसरी अहम बात यह भी है कि तमाम सारे साधु संतों की लगातार ये मांग रही है कि भूमि पूजन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। उनको बाकायदा औपचारिक पत्र जो नृत्य गोपाल दास हैं, मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। ठीक है, इधर राजस्थान की सियासत में मची हलचल और फोन टैपिंग विवाद में बीजेपी पहली बार सीधे तौर पर हमलावर हुई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने फोन टैपिंग को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। पात्रा ने सवाल पूछा कि क्या आधिकारिक रूप से फोन टैपिंग की गई है और इसके लिए तय किए गए एसओपी का पालन किया गया है क्या। संबित ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या राजस्थान में इमरजेंसी लगी हुई है और सभी दलों के नेताओं की फोन टैपिंग हो रही है। पाप उन्हीं के घर में था, दाग उन्हीं के घर में था और ये सारा षड्यंत्र उन्हीं के घर में रचा जा रहा था। भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। इधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर आरोप है, बागी विधायकों को कर्नाटक ले जाने की कोशिश बीजेपी के संरक्षण में है। ये बागी विधायक। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले कि बीजेपी ने स्वीकार कर लिया कि उसने खरीद फरोख्त की है। पवन खेड़ा ये भी बोले कि चोर डरा हुआ है, चोर को पता है कि इस प्रकरण में कई बड़े नेता फंसने वाले हैं। इन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी शासित कर्नाटका में ले जाने के भी प्रयास हो रहे। आखिर क्या कारण है कि जिन विधायकों पर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, उन्हें भी भाजपा अपने संरक्षण में गली पार करवा रही है। इधर राजस्थान संकट पर पहली बार वसुंधरा राजे ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और कांग्रेस की कलह का नुकसान जनता को यह बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के नेतृत्व पर दोष मढ़ रही है, जबकि राजस्थान कोरोना से जूझ रहा है, जब किसानों पर टिड्डी के हमले हो रहे हैं, राजस्थान में जब बिजली समस्या चरम पर है, ऐसे में सरकार का ध्यान जनता के हित में होना चाहिए। वहीं फोन टैपिंग मामले में एसओजी के बाद एसीबी ने भी मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत के बाद यह पूरा मामला दर्ज किया गया। बता दें कि भंवरलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह और संजय जैन के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है। पूरे मामले की अब एसीबी भी जांच कर रही है। एसीबी के मुताबिक विधायकों की खरीद फरोख्त वाले ऑडियो क्लिप की एफएसएल से प्रामाणिकता की जांच होगी। एसीबी की तरफ से एडिशनल एसपी आलोक शर्मा इसकी जांच करेंगे। शिवसन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवसन, इस पूरे मामले में गहमागहमी बहुत ज्यादा है और ऐसा लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। जी बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है। सबसे पहले तो मैं आपको ब्रेकिंग खबर बताता हूं कि एसओजी ने संजय जैन को यहां पर कोर्ट में पेश कर दिया और संजय जैन को 4 दिन की अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की एसओजी को अदालत ने इजाजत भी दे दी है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। इसके अलावा एसीबी ने भी वॉइस सैंपल की इजाजत मांगी और उसी को लेकर आज आरोपियों को कोर्ट पेश किया गया। संजय जैन के भी वॉइस सैंपल के लिए याचिका एसओजी की तरफ से लगा दी गई है, क्योंकि जब
तक ये ऑडियो टेप का सच्चाई सामने नहीं आएगी, वॉइस का मिलान नहीं होगा, तब तक शायद एसओजी के लिए भी जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल है। और यही कारण है कि अदालत के जरिए वॉइस सैंपल लेने की अनुमति ली जा रही है और सबसे पहले इन आरोपियों को कस्टडी में लिया गया है, गिरफ्तार शुरू की गई है और अब उन्हें अदालत में पेश करके वॉइस सैंपल के लिए भी अदालत में याचिका दायर की गई है। ठीक है। इधर इन सब के बीच राजस्थान में सियासी संकट के बीच जयपुर में मौजूद कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। ये सभी विधायक दरअसल इस आलीशान होटल के किचन में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, यहां पर कांग्रेस की तमाम महिला विधायक मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं और दूसरे विधायक भी हैं। बता दें कि किचन में मौजूद विधायक गंगा देवी, विधायक कृष्णा पूनिया और मंत्री ममता भूपेश नजर आ रही हैं, जो कि वहां पर मौजूद शेफ से खाना बनाना सीख रही हैं। और अगली बात बुलंदशहर मामले की, जिसमें इस पूरे मामले में जब स्याना में हिंसा हुई थी, यहां पर मुख्य आरोपियों में से एक शिखर अग्रवाल के प्रमोशन की बात सामने आ रही है। शिखर पीएम जन कल्याण योजना का जिला महामंत्री बना दिया गया है। सोशल मीडिया में अब इसको लेकर के लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर है और बीजेपी की किरकिरी भी हो रही है। हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई थी जब बुलंदशहर के स्याना में हिंसा का मामला सामने आया था। बुलंदशहर के स्याना में दरअसल गोकशी के शक में हिंसा हुई थी। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद इस हत्या के मुख्य आरोपी की पदोन्नति हुई है। जमानत पर रिहा होने के बाद माला पहनाकर उसका स्वागत भी किया गया है। उन लोगों से सवाल है जो इन अपराधियों को इतना बढ़ावा देकर क्या दूसरा विकास तो वे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको हकीकत में पता ही नहीं होता है कि इनके जो है जिला स्तर पर कार्यकारिणी में क्या हो रहा है। और अमित कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि शहीद सुबोध का परिवार तो यह कह रहा है कि दूसरा विकास दुबे पैदा करने की कोशिश है ये। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाली बात है और जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुआ है ये हो सकता है निश्चित तौर पर ये है भी कि दिल्ली में बैठे जो बीजेपी के आला नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम बड़े नेताओं को इस बात की भनक तक नहीं हो, लेकिन ये बीजेपी के अगर वहां पर जिला में इस तरह से किसी को बनाया जाता है, वो भी प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के साथ, अभियान के साथ जोड़कर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से क्या ऐसे अपराधी को ऐसी जगह दी जा सकती है। और ये इस पे सवाल होगा, क्योंकि अगर किसी रिपोर्टर को या स्ट्रिंगर को किसी पे आप उस पर आरोप लगते हैं तो सीधे चैनल पर वो सवाल खड़ा होता है। तो उसी तरह से अगर नीचे स्तर पर बीजेपी के जिला अधिकारी या जिला स्तर के अधिकारी जो पदाधिकारी इस तरह से किसी को प्रमोट कर रहे हैं या किसी को इस तरह की जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो सवाल तो बीजेपी से बनता ही है कि क्या आखिर ऐसे अपराधी को, ऐसे जिन पर आरोप लगे हैं, उसको इस तरह से कैसे आप इस तरह की जिम्मेदारी दे सकते हैं जो कि सीधे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बाबा बर्फानी के दर्शन किए। बता दें कि राजनाथ सिंह अमरनाथ की पवित्र गुफा गए, वहां की ये तस्वीरें भी आप देखिए। अमरनाथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबा बर्फानी की आरती की। इस मौके पर राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवाणे भी मौजूद रहे। 21 जुलाई से बालटाल से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साया है। खुफिया रिपोर्ट है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा के हाईवे पर अटैक कर सकते हैं। उसके बीच रक्षा मंत्री ने वहां पहुंचकर एक खास संदेश दिया है। इधर अमरनाथ यात्रा के बाद राजनाथ सिंह का दौरा आगे भी जारी है और उन्होंने एलओसी का दौरा किया। राजनाथ सिंह ने एलओसी के अग्रिम चौकियों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री के सामने सेना के जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। रक्षा मंत्री ने फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों से यहां पर बातचीत भी की, उनमें जोश भरा। और इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, हमें इन बहादुर और साहसी सैनिकों पर बेहद गर्व है जो हमारे देश की हर हाल में रक्षा कर रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों ने बीते 24 घंटे में 6 आतंकियों का काम तमाम कर दिया है। आज शोपिया में आशिमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। कल भी कुलगाम में
आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। इसमें भी 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। शोपियां के पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है और आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। आसिफ सुहाब मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। आसिफ, इस वक्त मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है? देखिए, ये मुठभेड़ खत्म हो गई है और इसमें 3 मिलिटेंटों के मारे जाने के साथ ही यहाँ से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद भी बरामद कर लिया गया है। और ऐसे में पिछले 24 घंटों के भीतर ही यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 मिलिटेंटों को मार गिराया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद का बड़ा कमांडर भी शामिल है, जो कल लंबूबाई कुलगाम इलाके में मारा गया। जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन मिलिटेंटों के खिलाफ जारी है, उसके चलते इस साल अभी तक पिछले 6 महीनों के भीतर ही 135 के करीब मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और लगातार अभी भी मिलिटेंटों के खिलाफ पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों का अभियान पूरे कश्मीर घाटी में जारी है, खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में, जहां पर पिछले काफी समय से देखा जा रहा था कि मिलिटेंट गतिविधियों में थोड़ा उछाल आ गया था। वहां पर लगातार मिलिटेंटों को ट्रैक किया जा रहा है। और खबर लखनऊ से है, जहां पर आत्महत्या की कोशिश का मामला सामने आया और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर का दावा है कि सियासी साजिश के तहत आत्महत्या की यह कोशिश की गई है। AIMIM के नेता को गिरफ्तार किया गया है। 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक महिलाओं को साजिशन उकसाया गया। शुक्रवार को CM ऑफिस के सामने दरअसल मां बेटी ने आत्मदाह की कोशिश की थी। दोनों को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है कि दोनों को अमेठी में MIM जिला अध्यक्ष कादिर खान ने भड़काया था। इसमें 4 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR नामजद किया हुआ है। आसमा है, दूसरा सुल्तान है। MIM अमेठी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कदीर खान, और चौथे कांग्रेस के हैं जो पूर्व प्रवक्ता बताए गए हैं अनूप पटेल। इधर विकास दुबे के एनकाउंटर की क्राइम सीन को रिक्रिएट करने पहुंची है SIT और STF की टीम। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी उनके साथ मौजूद है। बता दें कि पुलिस द्वारा बताए गए एनकाउंटर की जगह पर एनकाउंटर सीन का रिक्रिएशन चल रहा है। सबसे पहले टीम ने जिस जगह पर STF की कार पलटी थी उस सीन को दोहराया। कार पलटने के बाद कैसे विकास दुबे पुलिस की पिस्टल छीनकर खेत की ओर भागा और फिर पुलिस पर उसने फायरिंग कैसे की, पुलिस ने किस तरह STF की टीम में विकास की घेराबंदी करके उसको ढेर किया, सब कुछ वहां पर रिक्रिएट किया गया है। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मानस, इस रिक्रिएशन के बाद आगे की क्या कार्रवाई? देखिए, इस पूरे रिक्रिएशन का में जो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, दरअसल उसके द्वारा ये साबित किया जाएगा कि STF ने जो एनकाउंटर किया था वो सही था या गलत था, या जो कहानी या जो फर्द में दर्ज किया जाता है उससे वो मैच खाता है या नहीं खाता है। तो उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अगर STF के द्वारा बताया गया जो पूरा सीन था, अगर रिक्रिएशन में हूबहू वैसे ही मिलता है तो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार पर सबूत होगा सरकार के पास कि जो STF ने एनकाउंटर किया था वो सही है। और इसको इससे न केवल यहाँ पर बल्कि अगर कोर्ट में भी इसको दाखिल करना होगा तो वहां भी सरकार के पक्ष में एक बड़ा ठोस सबूत सरकार के पास होगा। ठीक है। इधर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में फिल्म डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा का बयान दर्ज किया है। पुलिस ने फिल्म पानी और सुशांत के बीच हुए यशराज फिल्म्स कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के सवाल जवाब किए हैं। आदित्य चोपड़ा से पुलिस ने लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की है। संकेत पाठक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, 4 घंटे तक क्या पूछताछ हुई है, क्योंकि इसको लेकर के तमाम सवाल पहले से खड़े किए जा रहे थे, सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बात हो रही थी। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि आदित्य चोपड़ा से मुंबई पुलिस ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की है और बताया जा रहा है जो मुंबई पुलिस के सूत्र हैं कि जो उनकी फिल्म पानी जो कि अचानक से ही बंद हो गई थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत थे, उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी ली गई, उसके बारे में पूछा गया। इसके साथ ही एक अहम जानकारी ये है कि आदित्य चोपड़ा ने मुंबई पुलिस को ये जानकारी दी है कि उनकी जो करीबी मित्र रिया चक्रवर्ती हैं वो यूरोप के टूर पर गई थी और वहां पर जो एड शूट का पैसा था उसको छोड़कर बाकी सारे खर्चे
उन्होंने सुशांत सिंह के क्रेडिट कार्ड से खर्च किए थे। इसके अलावा वो कई बार उनसे पैसे लेते रहती थी। इस बात की जानकारी भी मुंबई पुलिस को आदित्य चोपड़ा ने दी है और फिलहाल इसी कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस आगे की जांच कर रही है। और आपको बताऊं कि अब तक 35 से ज्यादा लोगों के बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किए हैं। साथ ही साथ कुछ और ऐसे लोग हैं, बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, जिनकी आने वाले समय में उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल जानकारी यही है कि कई अहम जानकारियां जो कि फिल्म से जुड़ी हो या उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो, वो सभी जानकारियां आदित्य चोपड़ा ने मुंबई पुलिस से साझा की हैं। ठीक है संकेत। बढ़ते आगे, पटना एम्स में कोरोना से हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि एम्स के ओपीडी को बंद कर दिया गया है। सिर्फ कोरोना मरीजों का ही वहां पर इलाज चल रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल एम्स पटना में डॉक्टर, नर्स समेत 20 से ज्यादा स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शनिवार को एम्स का प्रशासनिक भवन भी बंद रहा, वहीं रविवार को भी एम्स का प्रशासनिक भवन बंद रहेगा। पटना एम्स में एक डॉक्टर समेत कुल 55 नए मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 40 मरीज पटना के ही हैं। हालांकि वहां पर वैक्सीन को लेकर के भी रिसर्च चल रही है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना का जबरदस्त अटैक पटना एम्स पर भी। अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। अमिताभ, किस तरह के हालात इस वक्त एम्स में हैं? जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एक तरह से हड़कंप की स्थिति है। जी बिल्कुल, पटना एम्स को कोरोना के लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया और इसके बाद यहाँ पे बाकी तमाम जो बीमारी वाले जो ओपीडी थे उन्हें तमाम ओपीडी को बंद कर दिया गया और सिर्फ कोरोना के मरीजों का ही इलाज चल रहा था। लेकिन इस बीच जो यहाँ का प्रशासनिक भवन है वहाँ पे हड़कंप इसलिए मर गया कि सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी सहित जो वहाँ पे तैनात डॉक्टर थे वो कोरोना संक्रमित मिले हैं और 20 लोग कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासनिक भवन को बंद कर दिया गया है। ओपीडी पहले से ही बंद है और अब पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाएगा। आज भी वो बंद हो गया था और रविवार को बंद रहेगा और सोमवार से फिर जो काम है वहाँ का प्रशासनिक भवन का वो चालू होगा, क्योंकि वहाँ पे लगातार कोरोना संक्रमण का जो संख्या बढ़ रहा था, जो मरीज को इलाज चल रहा था, उसको लेके ये हड़कंप मचा है। क्योंकि एम्स में फिलहाल अभी डॉक्टरों की टीम भी, मेडिकल टीम आने वाली है, जो कल दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आने वाली है, वो भी वहाँ निरीक्षण करने वाली है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से वहाँ कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं उसके बाद वहाँ हड़कंप मच गया है। ठीक है, वहां पर हड़कंप की स्थिति है और वहां पर अब फिलहाल स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश हो रही है। इधर दिल्ली से खबर, जहां पर सेक्स रैकेट सरगना गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या की कोशिश की, यह खबर आ रही है। सोनू पंजाबन ने जहरीली दवाई पी ली। तबीयत बिगड़ने पर सोनू पंजाबन को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोनू पंजाबन पर दरअसल दिल्ली के कई थानों के अलावा देश के कई राज्यों में बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट चलाने का मामला दर्ज है और सोनू पर माकोका के तहत भी केस दर्ज किया गया था। द्वारका कोर्ट से दोषी करार दी जा चुकी है। सोनू पंजाबन और जेल में बंद है और वहीं पर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। खबर नोएडा से, जहां पर चलती कार में आग लग गई और इससे हड़कंप मच गया। सेक्टर 59 का यह पूरा मामला। ड्राइवर गाड़ी पार्क कर रहा था कि तभी गाड़ी में भीषण आग लग गई और बाल उस शख्स की जान बच गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। गाड़ी जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। ये आप उसी कार की तस्वीर देख रहे हैं। जब इस कार को पार्क कर रहा था इसका ड्राइवर, उसी वक्त अचानक से इसमें से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते इसने आग पकड़ ली और पूरी कार जलकर खाक हो गई। वक्त रहते जो ड्राइवर है वो फौरन बाहर निकल आया था, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन ये कार पूरी तरह से धू कर जल गई और स्वाहा हो गई। और अगली खबर भी नोएडा से, जहां पर मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों के एनकाउंटर का मामला सामने आया है। एक बदमाश घायल है। आज तड़के सेक्टर 18 के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पर इस दौरान बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए बदमाश के खिलाफ मोबाइल लूट के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और अब बात असम की, जहां पर हो रही बारिश से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। नदियों में उफान की वजह से तबाही मची हुई है। इंसान से लेकर जानवर तक पानी का प्रकोप झेलने को मजबूर हैं। काजीरंगा पार्क में पानी भरने की वजह से गैंडे सड़कों और गांवों में भी घुस रहे हैं। बता दें कि कई इलाकों में
सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। 28 जिलों के करीब 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 3000 गांव पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और वहीं इन सब के बीच कोरोना काल में बाढ़ की ये तस्वीरें असम पर दोहरी मार वाली स्थिति बयां कर रही हैं। यहां पर कई जगहों पर लोगों के पास खाने पीने और खाद्य सामग्री की भी काफी किल्लत है, जिसकी वजह से उनकी दिक्कतें कई गुना बढ़ गई हैं। इधर उत्तराखंड से खबर, जहां पर उत्तरकाशी से बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तरकाशी में दरअसल एक गाड़ी यमुना नदी के तेज धार में फंस गई और भारी बारिश की वजह से उत्तरकाशी में यमुना नदी का पानी अचानक बढ़ गया। मुसाफिरों से भरी एक जीप पानी में ही फंस गई। पानी में गाड़ी फंसने से मुसाफिरों की जान पर बन आई और स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाकर बड़ी मशक्कत के बाद मुसाफिरों का रेस्क्यू किया। यहां पर आप देखिए, ये पूरी की पूरी जीप इस तरीके से पानी में फंस गई थी, लेकिन वक्त रहते वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हिम्मत दिखाकर तमाम जो मुसाफिर इसमें सवार थे उन्हें बाहर निकाला और इन मुसाफिरों की जान किसी तरह से बचा ली गई। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बड़ी संख्या में असलहे बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया था। इसमें बड़ी मात्रा में कारतूस और अवैध तमंचे पकड़े गए हैं। इस दौरान असलाहा बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। भारी मात्रा में ये असलहे और कारतूस बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में इन असलहों को बरामद किया है। और ईडी को एनकाउंटर में मारे गए दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के बैंक खातों से जुड़ी बड़ी जानकारी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर है कि विकास दुबे के बैंक खातों से 75 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। वहीं ईडी को विदेशों में 5 करोड़ रुपए का सट्टा लगाने की भी खबर मिली है। विकास दुबे के बैंक खातों से 75 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी ईडी को मिल रही है और इसके साथ ही विदेश में 5 करोड़ रुपए का सट्टा लगाए जाने की भी खबर मिली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।